एक आदमी की सनक का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। ये एक आदमी की बौखलाहट और सनक है। आप चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखिए और जवाब कहीं और से ही आता है। हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी। जवाब आता है प्रहलाद जोशी से। खरगे जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, जवाब आता है तेजस्वी सूर्या से। हाँ, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये मुद्दे ऑन एयर रखिए, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पर मैं बोलना चाहती हूँ। प्रहलाद जोशी, आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जहां तक मैं देखती हूँ इतिहास आपको मोहम्मद बिन तुगलक नंबर 2 याद करेगा। या तो सारा देश झूठ बोल रहा है और एक मोदी जी अकेले हरिश्चंद्र हैं हमारे युग के, या मोदी जी और उनकी सरकार झूठ बोल रही है और मुद्दों से भाग रही है, और मैं और आप दोनों जानते हैं असलियत क्या है। विपक्ष है ना हम आपके तमाशबीन, आपके चरण चंपक मीडिया थोड़े ही हैं। आपके चरण चंपक वो लोग थोड़े ही हैं जो बाजी मोदी जी करेंगे, जब लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे और आप बंगाल में दीदी ओ दीदी कर रहे थे। मोदी जी एक बात भूल गए कि इतिहास गारे चुने मिट्टी की इमारतों से नहीं लिखा जाता है, इतिहास बुलंद इरादों से लिखा जाता है। इतिहास तब लिखा जाता है जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दीजिए और अमेरिका जैसी ताकतों में आंख डाल के कहिए हम ये करके रहेंगे। इतिहास तब लिखा जाता है जब 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद रोना नहीं रोया जाता है और आईआईटी एम्स और स्पेस में जाने का मंसूबा रखा जाता है, हौसला रखा जाता है, उसकी नींव डाली जाती है। अभी भी आपको पता होगा, आज हेडलाइन है, मोदी जी कह के गए अपने, देखिए स्क्रीन पर, अपने मंत्रियों से कि सनातन पर सख्ती से दें जवाब। हर जगह हेडलाइन आज यही है। तो ये तो कह रहे हैं कि इतिहास तो दरअसल 2014 के बाद हम बना रहे हैं, उसके पहले का इतिहास दागदार था। किस सनातन की आप बात कर रहे हैं? उस सनातन में तो कहा जाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं भी आपा। क्या है आपका राजधर्म? आपका राजधर्म यह है कि लोग भूख से, बेरोजगारी से, महंगाई से मर। ये सनातन ना धर्म के। सनातन धर्म में तो कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, ब्रजभूषण सिंह शरण को अपने बगल में बिठाते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर पे तब तक कार्रवाई नहीं करते जब तक कोर्ट टिप्पणी नहीं करता है, और आप सनातन धर्म की बात करेंगे। सनातन धर्म शिव और शक्ति का धर्म है और शक्ति का स्वरूप हर इस देश की महिला है, उसका सम्मान करेंगे आप? बेकार की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होते हैं। आज की तारीख में अजीत जी, दिक्कत की बात यह है कि मंत्री, सांसद, ये सब लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं, और जो जितनी मुस्तैदी से, जितनी जोर से चीख कर झूठ बोलता है, उनको लगता है वो सच को वैसे दबा देंगे। नमस्कार दोस्तों, संसदीय इतिहास की जानकारी रखने वाले तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिक विश्लेषक लगातार बीते 48 घंटों से यह सवाल उठा रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र, जिस सत्र की तारीख तो तय हो गई, लेकिन उस सत्र का एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं। सत्र बुलाने के पीछे मकसद क्या है किसी को पता नहीं। इस बीच हुआ ये कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी सोनिया गांधी ने लिखी प्रधानमंत्री मोदी को। स्क्रीन पर आप सोनिया गांधी की चिट्ठी देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कुछ मुद्दे गिनाए और कुछ सवाल उठाए कि आपने संसद का सत्र तो बुलाया, लेकिन न तो हम लोगों से कंसल्ट किया, न विपक्ष को भरोसे में लिया, न हमें एजेंडा पता है। हम शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुद्दे हैं। और 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने गिनाए, जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है, और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन जवाब कुछ घंटों के भीतर आया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से। स्क्रीन पर दोनों चिट्ठियां हैं, एक चिट्ठी सोनिया गांधी की, दूसरी प्रहलाद जोशी की। प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी की चिट्ठी के जवाब में कुछ आरोप लगाए। आरोप कांग्रेस पर, विपक्षी दलों पर। आरोप कि आप परंपरा को नहीं जानते हैं। आरोप ये कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद और हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। यह आरोप सोनिया गांधी पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लगाया गया। और उसके बाद उसमें यह भी कहा गया, 2 पन्ने की चिट्ठी है, स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, कि शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है, न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। जवाब कांग्रेस ने भी दिया है, जयराम रमेश ने। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन जवाब और प्रहलाद जोशी ने जो कहा, जो आरोप है, उस पर विस्तार से जरा मैं भी समझूं, आप भी समझे। हमारे साथ है सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, फायर ब्रांड प्रवक्ता मैं कहूंगा, जो बहुत ही
आक्रामक ढंग से अपना पक्ष रखती हैं। न्यूज चैनल्स पर आप देखते हैं, कभी कभी मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुख्य धारा की मीडिया से अलग जरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आइए और अपनी बात रखिए। तो सुप्रिया, मैंने भूमिका में बता दी वो बात सोनिया गांधी ने जो कही, उस पर कल हमने विस्तार से बहुत बातें की। लेकिन जो बात प्रहलाद जोशी ने कही, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि आप लोग अनावश्यक विवाद पैदा कर रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का राजनीतिकरण कर रहे हैं। आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हमारे लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है, इस देश के लिए भी बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारत जोड़ो यात्रा आज ही के दिन 1 साल पहले शुरू हुई थी और उसके बाद से जितनी विक्षिप्त भाजपा हुई है वो संभल नहीं पा रही है। आपने एक चीज का उल्लेख किया और उसको मैं पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूँ क्योंकि एक पैटर्न है। आप चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखिए और जवाब कहीं और से ही आता है। हमारी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्षा की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी, जवाब आता है प्रहलाद जोशी से। खरगे जी ने चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, जवाब आता है तेजस्वी सूर्या से। तो सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय सक्षम नहीं है राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक लोगों का जवाब देने के लिए? बाकी लोगों को हर वक्त कवर फायरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? और ये एक तरह से प्रधानमंत्री की भी अवमानना है। इस देश के प्रधानमंत्री, उनको चिट्ठी लिखी जाती है, आपको कोई चिट्ठी लिखे, जवाब आपका सेक्रेटरी देने लगे, तो यह आपकी भी अवमानना है कि आपको बताया ही नहीं जा रहा है कि चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है। अगर बताया जा रहा है तो आप मतलब थोड़े सवाल उठ जाते हैं कि आपको कैसे यह काबिले बर्दाश्त है। आपने प्रहलाद जोशी की चिट्ठी का जिक्र किया। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री जरूर होंगे, लेकिन उनको संसद की कार्यवाही की या तो अल्प समझ है या हर बार की तरह जैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर मुद्दों से भटकाना चाहती है वो है। सोनिया जी ने 9 बिंदुवार मुद्दे उठाए थे और कहा था कि स्पेशल सत्र जब भी हुआ है एजेंडा पहले से पता चला है। आप 5 दिन का स्पेशल सत्र बुला रहे हो, उस बीच गणेश चतुर्थी भी बन रही है, जरूर कोई महत्वपूर्ण बात हो रही होगी। 2017 में जीएसटी लागू करना था, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। 2019 में मुझे याद है संविधान की 70वीं वर्षगांठ थी, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। 2015 में संविधान दिवस बनाने के लिए बैठक करनी थी, तब स्पेशल सत्र बुलाया गया। और ये तमाम बार, ये तो मैंने इनकी सरकारों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान भी जब भी स्पेशल सत्र हुआ है सबको पता रहा है और सब लोग उसी तरह से प्रिपेयर होकर आए। ये इनकी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने तो हर प्रणाली, हर मर्यादा, हर परंपरा को निभाया है। तो प्रहलाद जोशी जी सबसे पहले तो झूठ क्यों बोल रहे हैं और भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आज सवाल इस बात का है। आज की तारीख में अजीत जी, दिक्कत की बात यह है कि मंत्री, सांसद, ये सब लोग बिना पलक झपकाए झूठ बोलते हैं और जो जितनी मुस्तैदी से, जितनी जोर से चीख कर झूठ बोलता है, उनको लगता है वो सच को वैसे दबा देंगे। एक स्पेशल सत्र है, मुझे नहीं लगता मोदी जी ने अपने उनका 18 तारीख को जन्मदिन भी होता है, हो सकता है वो मनाना चाहते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मोदी जी ने अपने जन्मदिन के दिन लोगों को टी पार्टी पर घर पर तो नहीं बुलाया है। ये संविधान से चलने वाला सत्र है, ये सदन की कार्यवाही की बात कर रहे हैं, कौन से नियम के तहत क्या हो रहा है, ये विपक्ष को कैसे पता नहीं हो सकता है? न लोकसभा का, न राज्यसभा का कोई एजेंडा कैसे नहीं आ सकता है? ये अपने आप में एक विशेष बात है। मैं आपको आज अपने घर पे रात को आमंत्रित कर रही हूँ खाने के लिए। अब मेरा जन्मदिन है, मेरा कोई और दिन है, मुझे कोई पुरस्कार मिला है, मेरी वैवाहिक वर्षगांठ है, या मैंने कोई एक नई रेसिपी सीखी है, या कोई और बाहर से आया है जिसके साथ मैं आपको मिलाना चाहती हूँ, ये तो मुझे आपको, ये तो एक परंपरा है ना निभाने की। ये मैं आपसी बात कर रही हूँ। संविधान और सत्र एक नियम कानून के तहत चलता है, शायद प्रहलाद जोशी जी को इसका पता नहीं है। एक चीज मैं सुप्रिया पूछना चाहूंगा कि देखिए, जो प्रहलाद जोशी ने कहा उस पर फिर मैं आगे आता हूं। जयराम रमेश ने जो जवाब दिया, जो आपने भी बताया कि पहले क्या परिपाटी परंपरा रही, उस पर भी आगे आता हूं। लेकिन पहले फिर आपको क्या अंदेशा है? मैं बार बार 2-3 दिनों से कह रहा हूं, वो कहावत सुना रहा हूं अपने वीडियो में कि 4 अंधे थे, उनके बीच कोई हाथी था। किसी ने हाथी का कान पकड़ा तो बोला ये सूप जैसा है, किसी ने पैर पकड़ा तो बोला एक खंबे जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कुछ और परिभाषा दी। वैसी स्थिति आज की तारीख में विशेष सत्र के एजेंडे का।
कोई कह रहा चंद्रयान पे बात होगी, कोई प्रस्ताव होगा, कोई वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, कोई इंडिया और भारत वाले मुद्दे पर हो सकता है, महिला आरक्षण वाले मुद्दे पर हो सकता है, या यूसीसी पर हो सकता है। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किसी को नहीं पता कि होने वाला क्या है। और इस बीच प्रहलाद जोशी की ये चिट्ठी कि ये यही परंपरा रही है, आप खामखा राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो मैं पहले आपसे कि आपको क्या अंदेशा है, क्या जानकारी, अब तक कुछ गोपनीय खुफिया जानकारी भी मिल जाती है, सिस्टम में लोग होते हैं, कुछ पता चल गया होगा कि मंशा क्या है, उद्देश्य क्या है? देखिए, जितना हम लोग अभी तक 9.5 साल में मोदी जी को समझ पाए हैं इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, उनका हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होता है। तो मुझे कोई विशेष ना जानकारी है, लेकिन मैं थोड़ी पॉलिटिकल समझ रखते हुए ये कह सकती हूँ, अपने बड़बोलेपन में अपनी वाहवाही करने के लिए हो सकता है किसी पंडित ने उन्हें बोल दिया हो कि अपने जन्मदिन के दिन अगर आप नई संसद में जाइएगा तो आप दोबारा से आ सकते हैं, हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के हर काम जो है वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया होते हैं। मैं 2-3 चीजों पर लेकिन विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ। आपने वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया, इस सरकार ने भी वो शगुफा छोड़ा है, ये पहली बार नहीं है। मोदी सरकार लगातार हॉट एयर बलून जो शगुफा कहा जाता है वो छोड़ देती है, फिर क्या होता है, लोग उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं, चरण चुंबक मीडिया उस पर बिना सांस लिए अनवरत डिबेट करने लगता है, सबको लगता है यही एक बड़ा मुद्दा है और धीमे से वो ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन मेरी जितनी जानकारी है और मेरी जितनी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि, और सबको हमारे आई थिंक सारा विपक्ष ये समझता है, ये सारे शगुफे छोड़े ही इसलिए जाते हैं जिससे कि लोग मुद्दों से ध्यान केंद्रित ना कर पाए, मुद्दों पर बात ना करें। अडानी के महाघोटाले से बचने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जलता हुआ मणिपुर, महिलाओं की असुरक्षा जो एमएसपी लानी थी अभी तक नहीं ला पाए, और ऐसे तमामों जो नफरत के एजेंडे हैं उस पर लोग चर्चा ना करें तो लोगों को उलझाए रखो। हमारी पूर्वांचल की तरफ कहते हैं बजाए रखो, इधर उधर बजाए रखिए, उलझाए नहीं है लोगों को, आप ध्यान उसमें आकर्षित है। मैं कुछ अब बातें आपको बता देती हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन की असलियत क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन 3 कमिटीज ने पहले भी इस पर अपना निर्णय दे दिया जो मोदी सरकार के अंतर्गत थी, लॉ कमीशन, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी और नीति आयोग। अब इन्होंने एक चौथी कमेटी बना दी है। जिन परंपराओं और मर्यादाओं का जिक्र सोनिया जी कर रही हैं उसका मैं पूरा करना चाहती हूँ। जब आप राष्ट्रपति बन जाते हैं इस देश के तो आप बाईपार्टिजान हो जाते हैं, चाहे वो प्रणब दादा रहे हो या कोई भी रहा हो, आप राष्ट्रपति के तौर पे फिर आप पॉलिटिकल काम नहीं करते हैं। अब इन्होंने उस मर्यादा को भी भंग करके कोविंद जी को उसका अध्यक्ष बना दिया है। चलिए, उसके बाद आपने नेता प्रतिपक्ष को नहीं रखना जरूरी समझा राज्यसभा में, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो आपका बिगुल बजाते हैं उनको गुलाम नबी आजाद को ले आए। उसके बाद आपने एक ऐसे व्यक्ति को रखा, और मेरा उनसे कोई खेत मेल का झगड़ा नहीं है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को रखा जो अपने विवाह में, उनका शायद तीसरा विवाह हुआ है और भगवान उनका वैवाहिक जीवन सुखी रखे, अपने तीसरे विवाह की पार्टी में वहां पर 2 ऐसे लोग हैं जो फ्यूजिटिव है, जो इंडिया से भगोड़े घोषित है, जिनको ईडी इनकम टैक्स ला नहीं पा रहा, जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, वो उनकी खुशहाली की। मैं बीच में, क्योंकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ। हरीश साल्वे, हरीश साल्वे की मैं बात कर रही हूँ, और वहां पर मोइन कुरैशी और ललित मोदी थे। और ऐसे लोगों का होना एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो संवैधानिक, लीगल और लोकतंत्र का अगला चेहरा निर्धारित करेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत प्रश्न उठाता है। आप भगोड़ों के साथ पार्टी कर ले, आप इस देश के लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करेंगे। तो ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये भी एक शगुफा है, और शगुफा इसलिए क्योंकि ना तो इन्होंने पॉलिटिकल कंसल्टेशन किया है ऑपोजिशन से, ना इन्होंने राज्यों से बात करी है। 30 लाख से ज्यादा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स लोकल बॉडीज पर है। आप किस बेसिस पर वन नेशन वन इलेक्शन करना चाहते हैं? तो ये तो एक पहला शगुफा है जिसकी गुब्बारे की हवा उसके उड़ने से पहले ही निकल चुकी है। लेकिन हरीश साल्वे पर इनको जवाब देना पड़ेगा। दूसरा इनका शगुफा क्या है? एक सेकंड रुकेगा, एक सेकंड, सुप्रिया, दर्शकों को बता दें, हरीश साल्वे देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे, लेकिन सरकार से उनकी प्रॉक्सिमिटी है, और उस प्रॉक्सिमिटी को घोषित तौर पर दुनिया बीते सालों से जानती है। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी बनी है 8 सदस्यों की, जिसमें अधीर रंजन चौधरी बाहर हो गए, खुद उन्होंने बाहर जाने का रास्ता अख्तियार किया, उनमें वो शामिल है। सुप्रिया ने जो कहा, बहुत सारे दर्शक जो नहीं जानते होंगे उनको जानना चाहिए कि देश का वरिष्ठ वकील जो सरकार का बेहद करीबी हो, वो देश के भगोड़े के साथ
एक कार्यक्रम में नजर आता है, जो उनकी तीसरी शादी थी, वो व्यक्तिगत मामला है, वो हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। लेकिन वहां ललित मोदी की मौजूदगी जिसकी तलाश कर रही, उसका जिक्र सुप्रिया कर रही है, लेकिन सरकार की चुप्पी। और यहां समझने की जरूरत है कि एक देश का बड़ा वकील एक भगोड़े के साथ दिखता है तो क्यों न माना जाए कि बीच में यह रिश्ता क्या कहलाता है, और वो भगोड़ा आराम से लंदन में और दुनिया के अलग अलग देशों में दिख रहा है, बस भारत के कब्जे में नहीं है। लेकिन विपक्षी शासित राज्यों में ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के छापे लगातार पड़ते हैं। सुप्रिया, मैं आपके दर्शकों के लिए, अगर आपकी अनुमति हो तो 14 सेकंड का एक वीडियो है, वो दिखा देना चाहती हूँ, आप दिखा सकते हैं। ये ललित मोदी है, वो में खड़े हुए मोइन कुरैशी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसे लोग अब भारत का लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करेंगे, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और आपने इनको वकील कहा, बिल्कुल वकील है, लेकिन ये बहुत पॉलिटिकल बातें भी करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ये राहुल गांधी पर एक बड़ी अभद्र भद्दी टिप्पणी भी करते हुए पाए गए थे। तो ये सब लोग पॉलिटिकल मोहरे हैं, ये लोग पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश रखने का काम करते हैं। दूसरा मुद्दा, आपने यूसीसी का जिक्र किया। अजीत जी, करीब 3 साल होने को आ गए, उससे ज्यादा ही, सीएए का एक शगुफा छोड़ा गया था। उस शगुफा वो ऐसा था जिसने इस देश में बहुत सारा प्रोटेस्ट कराया। लोगों को यह डर था उनकी नागरिकता चली जाएगी। भाजपा के कुछ गुर्गों ने लोगों पर गोलियां तक चलाई और उनको सम्मानित करके सदस्य बनाया गया। लेकिन अभी तक नियम निर्धारित नहीं हुए, रूल्स नोटिफाई नहीं हुए। तो वो भी एक हॉट एयर बलून था, सरकार चुपचाप पीछे हो गई। फिर यूसीसी भी एक हॉट एयर बलून है, अगर होता तो सत्र में ले आते, क्यों नहीं ले पाए ये लोग इस बार सत्र में, जो अभी खत्म हुआ मानसून सत्र? क्योंकि कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई अंदेशा ही नहीं है। ये मीडिया को एक कैरेट दिया गया था। फिर आप अब बात कर लेते हैं इंडिया बनाम भारत की। कौन कर रहा है इंडिया बनाम भारत? भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों को छोड़कर, उनके चरण चंपक मीडिया को छोड़कर। जब से हमारे गठबंधन ने इंडिया नाम रखा, इनको इंडिया से नफरत हो गई। कभी इंडियन मुजाहिदीन, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी और कभी घमंडिया कहते हैं। मैं तो थोड़ा इस बात को बहुत तल्ख तरीके से बोलना चाहती हूं। अपनी मां के नाम को कौन विद्रूप करता है भाई? अगर हम इस सरजमी को, इस वतन को अपनी मां कहते हैं, भारत माता कहते हैं कि हमारी रगों में हमारी मां का खून, अपनी मां के नाम को कौन विद्रूप करता है? ये कैसे लोग हैं, इनके कैसे दुष्कर्म है? पहली बात तो मैं ये कह दूं। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा जिसने करी, उससे आप भारत ले पाएंगे? इंडिया का गठबंधन बना के जो कहता है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, उनसे आप इंडिया ले पाएंगे? अरे आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे, तो काहे नहीं आपने कुछ और कहा था? तो ये ना, मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये थोड़ा मुझे लगता है इस पर ट्रोल खूब नाराज भी होंगे, लेकिन इस पर चर्चा करनी जरूरी है। चर्चा किस बात की है? एक आदमी की सनक का नतीजा पूरा देश भुगत रहा है। ये एक आदमी की बौखलाहट और सनक है। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, सरजमी, वतन, जम्बू द्वीप, जिस नाम से बुलाइए, इस देश के लिए जिसका दिल धड़कता है, उससे आप इस देश को जुदा कर देंगे क्या? आप किसी भी नाम से बुलाइए। ये कंट्रोवर्सी आपकी बनाई हुई है। आपके गुर्गे पत्रकार पोल कराते हैं कौन सा नाम होना चाहिए। क्यों नहीं अधिकृत तौर पे तुरंत सरकार ने आके कहा ऐसा कोई मंजर नहीं हमारा, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं? क्यों नहीं सरकार ने कहा? ये सारी बातें कोई उठकर सवेरे थोड़ी होती कि सन की आदमी उठ गया, उसने कहा आज ऐसा होगा। संविधान में बहस हुई, संविधान सभा में प्रपोजल पास हुआ, इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। उस संविधान सभा में इनके आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो कुछ सोचकर ये चीजें करी गई थी। एक दिन आप उठ जाइए, आज लॉकडाउन लग जाएगा, एक दिन नोटबंदी हो जाएगी, एक दिन मजदूर पैदल चल जाएंगे, आज एक दिन मैं नाम बदल दूंगा। अरे आपके घर का नाम थोड़ी है, देश का नाम है। तो इस पर फिजूल की बहस है, क्योंकि ये भी जानते हैं और ये वो भी जानते हैं जो ये बढ़ा रहे हैं बहस, कि 2/3 बहुमत ही नहीं है इनके पास राज्यसभा में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का। तो ये भी एक शगुफा था, और ये शगुफा मैं आपको बता देती हूं क्यों था। ये थोड़ी जरूरी बात है। ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया क्योंकि मोदी जी ने अपनी सारी आन बान शान लगा दी थी इस G20 के आयोजन में। मोदी जी G20 1.5 साल से कर रहे थे। मोदी जी को लगा चुनाव के जस्ट पहले G20 होगा और वाह 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 सीना ठोका जाएगा। मोदी जी ने 2 साल पहले हमारा टर्न आने वाला था, वो दूसरे नेशंस को, इंडोनेशिया और इटली को दे दिया था, अपना सिर्फ 1 साल पहले लिया था। अब जब G20 होने को आया, भगवान जाने क्यों, हो सकता है इनके कर्मों को देखते हुए, 2 बड़े नेशंस रशिया और चीन इसमें नहीं आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि 160 करोड़ लोगों के जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं 2 देश, रशिया और चीन,
वो इसमें नहीं आ रहे, वो अपने जूनियर लोगों को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा, आप किसी भी कूटनीतिक विशेषज्ञ से बात करिएगा, ये डिप्लोमैटिक फेलियर है। और उस पर पर्दा डालने के लिए, उस पर लीपापोती करने के लिए ये शगुफा छोड़ दो भारत इंडिया का। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को कुछ बातों का जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब ये है कि ये देश आपकी सनक से, आपके तुगलकी फरमानों से नहीं चलेगा। आप इतिहास में कैसे याद किए जाना चाहते हैं आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन जहां तक मैं देखती हूं, इतिहास आपको मोहम्मद बिन तुगलक नंबर 2 याद करेगा। सुप्रिया, ठीक है, मैंने